नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनाव की तारीख पर आपत्ति चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है। सवाल रमजान के दौरान चुनाव को लेकर उठे थे। साथ ही कई चरणों में वोटिंग को विपक्ष ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला बताया था, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया कि त्योहार का पूरा ध्यान रखा गया है और रमजान के दौरान शुक्रवार को वोटिंग नहीं है। चुनाव की तारीख पर विपक्ष को आपत्ति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की भी कोशिश, इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष का निशाना, एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव की तारीखें रविवार को घोषित कर दी गईं, जिसमें बिहार समेत 3 राज्यों में सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन तारीखों को लेकर बिहार में विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में भी पड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल उठा दिए, तो आरजेडी ने पीएम मोदी को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया। तो कई प्रकार की अव्यवहारिक अप्रोच लग रहा था इस चुनाव में, इतना लंबा नहीं खींचने का था। और दूसरा है कि पर्व त्योहार है, इम्तिहान है। हमारा चुनाव आयोग जो है उसका दुनिया भर में नाम था, लेकिन जिस ढंग से मैंने तारीखों का ऐलान हुआ है और जिस तरह से फैला दिया गया है चुनाव अभियान को, उसमें साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को मैंने ज्यादा मौका दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर भाषण कर सके। इधर विरोधी पार्टियों के इस आपत्ति पर एनडीए नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोग रमजान में अपने धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी मनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। वहीं जेडीयू नेता संजय सिंह इसे विपक्ष की घबराहट बता रहे हैं। रमजान के महीने में जो मुस्लिम भाई हैं वो अगर सरकारी नौकरी में हैं या कोई और काम करते हैं, मेहनत का भी काम करते हैं, तो रोजा रख के उन सब काम को अंजाम देकर ही काम करते हैं। यही तो इम्तिहान कहा जाता है रमजान को, और रमजान में वो वोट भी डाल सकते हैं। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन लोग हैं। जब चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया कि 7 फेज में चुनाव होता है, इसमें इफ अगर बट का सवाल कहाँ उठता है। चुनाव में लोग जब जंग में जाता है तो युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है। कई दलों के नेताओं के बयानों के बीच आयोग ने कहा कि शुक्रवार और त्योहार के दिन मतदान नहीं है। वैसे भी रमजान के पूरे महीने को मतदान से अलग नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि होली से पहले एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा आखिरी दौर में है और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी होने वाली है। जल्द ही बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसकी घोषणा करेगा। बिहार बीजेपी ने भी आज बैठक की और उम्मीद है कि 16 मार्च को इस पर सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। के चयन की प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की तरफ है। सीटों के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी अपनी चरम सीमा पर है। हमें उम्मीद है कि सभी उम्मीदवार अपने घर जाकर के मतदाताओं के बीच में होली मनाएंगे। जनता पार्टी के साथ जेडीयू 17%, बीजेपी और एलजेपी मिलाकर के 51% से ज्यादा मतदाता इस गठबंधन के साथ हैं, यानी कि 40 में से लगभग 38 सीटें इसके प्रभाव क्षेत्र की हैं। वहाँ कोई चुनौती नहीं है और हम 2019 भी जीतेंगे और 2020 भी। तो एनडीए में सीटों की संख्या पर तो डील फाइनल हो गया, लेकिन किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा इस पर फैसला बाकी है। अब एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पारस ने कहा कि नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह का क्या होगा। नवादा सीट लोजपा के कोटे में रहेगा। फिर हम लोग बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी, उसमें जैसे नवादा है, खगड़िया है, सब सीट पर बैठ के हम लोग आपस में तय कर लेंगे और फिर विधिवत घोषणा कर लेंगे। जी सुना आपने, नवादा सीट एलजेपी के खाते में गई। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस का साफ कहना है कि एलजेपी को 6 सीटें मिली है, जिनमें मुंगेर के बदले नवादा सीट की अदला बदली हुई है। बड़ी बात यह है कि नवादा सीट बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की है और वो कई बार कह चुके हैं कि लड़ेंगे तो नवादा से ही, नहीं तो घर बैठ जाएंगे। अब सवाल है कि नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाने के बाद
अब कहां से लड़ेंगे गिरिराज सिंह? क्या बेगूसराय का करेंगे रुख, या फिर इस बार पार्टी गिरिराज को किनारे करने के मूड में है? हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, उनके संज्ञान में सारी बातें हैं और यह सब केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। अब क्या होता है और क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 1996 से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और तब से ही यानी 1996 से ही नवादा सीट बीजेपी के खाते में रही है। 1996 में बीजेपी के कामेश्वर पासवान, 1999 में बीजेपी के संजय पासवान, 2009 में बीजेपी के भोला सिंह और 2014 में बीजेपी के गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कयास ये है कि ललन सिंह मुंगेर से लड़ना चाहते हैं। इसी कारण से मुंगेर और नवादा सीट की अदला बदली हुई है। अब सवाल है कि जिस सीट पर बीजेपी 1996 से चुनाव लड़ती रही है, उसे जेडीयू के ललन सिंह के लिए छोड़ना बीजेपी और गिरिराज सिंह की सेहत के लिए कितना हितकर होगा। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी के कई विधायक लोकसभा के लिए दावेदारी खुलकर पेश करने लगे हैं, जबकि जेडीयू के मौजूदा विधायक एक सुर में कहते दिखे कि उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला उनके नेता नीतीश कुमार करेंगे। – 2019 के महाभारत का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनावी जंग में पार्टी का कौन कौन सा लड़ाका मैदान में उतरेगा, इसका ऐलान अभी बाकी है। लिहाजा नेताओं के दिलों में बेचैनी बढ़ रही है। वैसे तो हर पार्टी, हर नेता खुद को टिकट का दावेदार मान रहा है और इसी लिहाज से अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा है, लेकिन बीजेपी के 2 मौजूदा विधायकों ने खुलकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो एक विधायक ने इशारों इशारों में आला कमान से टिकट की कृपा बरसाने की दुआ की है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र या बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश प्राप्त होगा तो मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरूंगा। हमने अपना दरखास्त भी लगा दिया है माननीय सुशील मोदी जी के यहाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ, माननीय भूपेंद्र जी प्रभारी जी के यहाँ, हर जगह हमने अपना दरख्वास्त लगा दिया है। और सुपौल सबसे बेहतरीन सीट है उस इलाके में, सीट भी खाली है। तो हमको लगता है कि बीजेपी अगर सीट लेती है और हम लोगों को भार दिया जाता है तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। राजनीति करने वाले हर लोगों की इच्छा रहती है। कौन राजनीति करता है और उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हो, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो, लेकिन इच्छा से ही मात्र नहीं होता है, उसके लिए अपना कर्म पथ भी चुनना पड़ता है और पार्टी का विश्वास भी उसको बनाना पड़ता है। बीजेपी के विधायकों ने भले ही खुलकर चुनाव लड़ने की बात कह दी, लेकिन जेडीयू के मौजूदा विधायक तो गऊ निकले। हमने जितनों से बात की, सभी ने कहा कि उनकी राजनीतिक इच्छा नीतीश के आदेश के अधीन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सभी चीज अधिकृत किए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और उनको कौन कहाँ लड़ेगा इसके लिए अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हम लोग उस पार्टी के दल के कार्यकर्ता हैं, जहां हम लोग की ड्यूटी लगाई जाएगी वो हम लोग काम करेंगे। नीतीश कुमार जी हमको जो आदेश देंगे, जनता दल यूनाइटेड की जो आला कमान है जो आदेश देंगे अक्षर से पालन करेंगे। वो चाहेंगे चुनाव लड़ाना तो लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहेंगे प्रचार करें तो प्रचार करने के लिए तैयार हैं। अक्षर से पालन करके हम जनता दल के यूनाइटेड के सिपाही हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर हमें विश्वास है, पूरा भरोसा है, और उनका जो आदेश होगा अक्षरशः मैं पालन करूंगा। अपने नेता के विश्वास पर ही मैं आज तक चल रहा हूं। बिहार एनडीए में सीटों की संख्या का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन कौन सी सीट किसके खाते में आनी है ये अभी तय नहीं। इसी वजह से बिहार एनडीए के तीनों घटक दलों के मौजूदा विधायकों की बेचैनी सबसे ज्यादा बढ़ी है कि न जाने किसकी मौजूदा सीट दूसरी पार्टी के खाते में चली जाए और टिकट मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। तो सीटों के बंटवारे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है।
एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे के दावेदार अंधेरे में हैं और मुश्किल ये है कि वे खुलकर कुछ भी बोल नहीं पा रहे। वो सब घोषणा हो जाएगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां तक हमारी बात है, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए बनकर ही बहुत खुश हूं, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी कहीं से चुनाव लड़ाना तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नेता के नेतृत्व, नेता जो काम करते हैं तो नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट देते हैं, इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिसको भी उम्मीदवार बिहार में बनाएंगे नीतीश कुमार जी के नाम पर उनको वोट मिलेगा। अब पार्टी तय करेगी, पार्टी जहां से हमको उचित समझेगी पार्टी, लेकिन मैं कहीं कैंडिडेट नहीं। सीतामढ़ी सांसद रामकुमार शर्मा के खिलाफ आचार उल्लंघन संहिता का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने सांसद निधि से एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन आरएलएसपी सांसद ने यहां इसके घोषणा के बाद ही सांसद निधि से एम्बुलेंस का उद्घाटन कर दिया और इस बाबत अब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले इनके ऊपर दर्ज। आरएलएसपी सांसद जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सबको पता है रामकुमार शर्मा जी ने किया है और आचार संहिता के बाद किया गया है, इसीलिए सब एसडीओ को जस्ट हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया और एफआईआर दर्ज हो रही है। तेजस्वी यादव ने बंगले पर किए तय सीमा से अधिक रुपए खर्च और इसको लेकर सरकार की जांच कमेटी की रिपोर्ट के कारण इसके प्रमाण जो है अब सामने आ चुके हैं। जल्दी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नियमों के खिलाफ खर्च कराने के 5 आरोपी सिविल इंजीनियर की पहचान कर ली गई है और इन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया और इसको लेकर जांच टीम बनाई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, इसे सौंप भी दिया गया और सार्वजनिक होने में के लिए थोड़ा इंतजार लोगों को करना होगा कि कितना खर्च किया गया, लेकिन इसके लिए जो लोग भी अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। जांच कमेटी जल्द रिपोर्ट को सार्वजनिक करती हुई भी नजर आएगी। तेजस्वी ने बंगले पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया था। तस्वीरें सबके सामने आई थी किस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने ये कहा कि यहां पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च किए गए ऐशो आराम पर, इसे आलिशान बनाने पर, जिसको लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट सार्वजनिक होना अभी बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भी इंजीनियर या जिन अधिकारियों की जानकारी में ये तमाम चीजें थीं उनके ऊपर कार्रवाई तय मानी जा रही है। परसों तरसों हम लोग इस पर विचार के बैठक किए थे। बैठक करके और कमेटी सब जगह, चूँकि हम लोगों के विभाग में हर स्तर सिविल के काम अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का काम अलग होता है, पीएचडी का काम अलग होता है, सभी को एकत्रित किया जा रहा है कि कितनी खर्चा हुई। और मैं समझता हूँ अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। इतना भी बड़ा हो जिसके विरुद्ध उस पर जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी, इसमें दो राय नहीं है। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सरकार ने किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। तो जिन जिन लोगों के विरुद्ध में यदि कानून से ऊपर उठ के काम किया है तो उस पर। तो पटना पुलिस ने कारोबारी पुरुषोत्तम हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। साथ ही 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कार्बाइन, पिस्टल और कई मैगजीन जब्त किए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक 23 फरवरी को पुरुषोत्तम की हत्या लूट के दौरान की गई थी। अपराधकर्मी है, अलग अलग जगह से इनकी गिरफ्तारी। ये गैंग कौन सा है? गैंग जो है वो पहले से भी कई हत्याकांड जो है और अन्य जो अपराध के कांड हैं उसमें संलिप्त रहा है। इसमें ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो अपराध हुआ है इसमें भाग लेने वाले अपराधकर्मी कुछ जो हैं वो भी और भी उनकी पुलिस जो है वो तलाश में है। इसलिए गैंग जो पूरा है उसका नाम अभी आपके सामने हम नहीं खोलेंगे, लेकिन गैंग आइडेंटिफाई हो चुका है और इसमें आगे भी गिरफ्तारियां जो हैं। तो एसएसपी गरिमा मलिक को आप सुन रहे थे जो कह रही थी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी जो लोग इसमें शामिल हैं
उनको लेकर छापेमारी जारी है। सुपौल के लोहिया नगर चौक के पास से बदमाशों ने 2 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया। बभनी गांव की रहने वाली महिला बैंक से रुपए निकालकर लोहिया नगर चौक पहुंची थी और इसी दौरान उचक्कों ने रुपए से भरा बैग छीना और यहां से फरार हो गए। पीड़ित की बेटी की शादी 2 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए उसने पैसे बैंक से निकाले थे। अरे ओ बाइक से रहती है पैदल ले रही है बैंक के असलाई से सीआईडी लाइट चले बुझला इमहर से गाड़ी चले हम सब उनके हाथ में रहे झोला पुलिस के हाथ में ओ पियान के छिनते झोला के पकड़ना रहे लेकिन घुसल के गाड़ी पर से कथी ले गेले हम पाछा। वहीं सासाराम में भी दिन दहाड़े उचक्कू ने एक राइस मिल मालिक की कार का शीशा तोड़कर उसमें से 4 लाख रुपए उड़ा लिए। चेनारी के राइस मिल संचालक शैलेंद्र तिवारी बैंक से पैसे निकालकर जा रहे थे और कुछ देर के लिए कार पार्क किया और तभी इस घटना को अंजाम उचक्कों के द्वारा दिया गया। न्यूज 18 पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ। बीसीए ने 6 अधिकारियों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके लिए सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और कहा कि दोषियों को सजा मिलने से क्रिकेटरों का भला होगा। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए 23 फरवरी को दिए हुए आवेदन पे 8 मार्च को एफआईआर दर्ज कराया, वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज शराब के साथ होती गिरफ्तारियां खुद ब खुद इस कानून का माहौल उड़ा रही हैं। और हद तो ये कि इसमें कानून के रखवाले भी शामिल हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार का सबसे सराहनीय कदम है शराबबंदी, लेकिन सूबे का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां से आमतौर पर शराब की खेप पकड़ी ना गई हो। लेकिन शर्मनाक तो ये कि सरकार के इस कानून को खुद कानून के रखवाले ही ठेंगा दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक खुद महिला सुरक्षा कर्मी कर रही है, जो ड्यूटी तो जेल की सुरक्षा की कर रही है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है और खुद के साथ हुए व्यवहार को लेकर गुहार लगा रही है। पीछे जेलर साहब आए गाली गलौज देते हुए हमको मार पीट किया, बस इतना। भद्र गाली देते हुए भद्र गाली दी और मोबाइल को नीचे जमीन पे पटक दी। इनको मतलब कि मारे हैं गर्दन पे हाथों से, ठीक है। साथ में एक थे लिपिक महोदय। अच्छा, ठीक। तो सुना आपने कैसे पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी ने जेलर साहब की करतूत को सबके सामने बयां किया, लेकिन जेलर साहब को इसमें भी साजिश ही नजर आती है। आरोप बेबुनियाद है। ये ड्यूटी पर मोबाइल लेकर के ड्यूटी कर रही थी, जो वर्जित है। इसके लिए उनको मना किया गया, डांट फटकार किया गया। रात के कितने बजे की घटना है सर? ये करीब 12:20। अच्छा, 12:20 के समय आप देखे थे कि फ़ोन पे बात कर रही है? जी, हम अपने आवाज़ से देखे कि टावर नंबर 1 पे है और फ़ोन से बात कर रही है। आवाज़ देके हमने इनको नीचे उतारा, गेट में जाकर के उस मोबाइल को हमने तोड़ दिया और हमने इनको डांट फटकार किया। जेलर साहब चाहे जितनी गाल बजा लें, लेकिन जांच रिपोर्ट में हर गफलत दूर हो गई। जेलर साहब ने शराब चढ़ाई थी, जिसकी बकायदा पुष्टि हो गई। 149.1% अल्कोहल की मात्रा दर्शाई गई। इससे प्रिंटर भी जो उस पर लगा, जो प्रिंट आउट है, उसको इंजरी रिपोर्ट के साथ अटैच कर दिया गया है। ये एक गंभीर आरोप के साथ, जैसा आपने बताया, मामला संज्ञान में आज सुबह ही आया है। उसको लेकर तुरंत ही एसडीओ उदा के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया गया है, जिसके अन्य सदस्य एसडीपीओ उदा किशनगंज और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट मधेपुरा रहेंगे, जो कि शराब के भी आरोप थे। इसलिए त्वरित रूप से उनकी मेडिकल जांच भी करा ली गई है, जिसमें से अन्य आरोपों की पुष्टि भी हुई है। तो अभी उनको थाने के सुपुर्द कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के पश्चात जो उन पे दूसरा आरोप है अभद्र व्यवहार का, उस पर भी। जाहिर तौर पर बिहार के इस जेलर की करतूत ने शराबबंदी के फैसले को ही शर्मसार कर दिया है। शराबबंदी के लिए सरकार चाहे जितनी सख्ती बरत ले, जब तक अधिकारी जिम्मेदारी को धत्ता बताते रहेंगे, तब तक शराबबंदी के सच की कड़वी घूंट पीनी ही पड़ेगी। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तूर बसु की रिपोर्ट। ज्ञान नगर निगम की तरफ से विष्णु विहार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्षदों और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोक गायिका देवी ने होली के गीत से लोगों का मन मोह लिया। देवी ने न्यूज 18 के जरिए बिहार समेत पूरे देशवासियों को होली की अग्रिम बधाई दी।
सबसे पहले न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली मुझे लगता है कि सबका फेवरेट त्यौहार होता है। इस बार का नया कोई आपका गीत जो होली पर? हाँ, मेरा एक एल्बम आया है दिल वाला होली, और वो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। मैं 2 लाइन अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। नच होलिया में खोली, नच होलिया में खोली, दिलवा के ताला की अंगवा में रंगवा लगावा दिल वाला, की अंगवा में रंगवा लगावा दिल वाला। हरियर गुलाबी ना, हरियर गुलाबी ना, पियर रंग वाला, की अंगवा में रंगवा लगावा दिल वाला, की अंगवा में रंगवा लगावा दिल वाला। जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जोहार झारखंड।